की रानी और गरीब परिवार का लड़का। साल 2002 में राजस्थान में घटित इस घटना ने राजस्थान को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हैरत में डाल दिया। वैसे तो इस कहानी में भी बाकी कहानियों की तरह लड़का लड़की में प्यार होता है और इसी प्यार में एक हत्या की जाती है। लेकिन हत्या के बाद जो जंग एक परिवार की चारदीवारी में लड़ी जाती है वो सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी आपको किसी फिल्म की कहानी की तरह ही लगेगी, लेकिन ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि राजस्थान के पिछड़े हुए क्षेत्र की एक सच्ची घटना है। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कि सूचना पाकर पुलिस जब एक पुरानी फैक्ट्री के पास पहुंची तो उन्हें वहां एक खून से सनी लाश मिली। मरने वाला शख्स यही कोई 25-26 साल का नौजवान था। हत्यारे ने बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या की थी। पुलिस को यही लग रहा था कि हत्या लूट के चलते की गई थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि हत्या किसी लूट के इरादे से नहीं बल्कि आपसी रंजिश के चलते हुई थी। हत्या करने वाला एक नहीं बल्कि 2 आदमी थे और दोनों के हाथों में धार-धार चाकू थे। उन दोनों आदमियों ने उस नौजवान की बुरी तरह पिटाई की थी। वह अपने दोनों हाथ जोड़कर जान की भीख मांगता दिख रहा था, मगर उन दोनों ने बारी-बारी उसके पेट में चाकू से इतने वार किए कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस को वहां गुनाह के कोई सबूत नहीं मिल पाए और न ही गुनहगारों की कोई पहचान हो पाई, क्योंकि दोनों हत्यारों का चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। गुनहगारों की केवल 2 आंखें ही दिखाई दे रही थी। उन दोनों ने अपने हाथों में दस्ताने पहने हुए थे और पैरों में जूते, इसीलिए पता नहीं लगा पा रहे थे कि हत्यारे कौन है और उन्हें कैसे पकड़ा जाए। बहुत खोजबीन करने के बाद पास की झाड़ियों में पुलिस को खून लगी कमीज, जीन्स और चाकू पड़ा मिला, जिससे उस शख्स की हत्या की गई थी। लेकिन फिर भी ये कैसे पता लगाया जाए कि गुनहगार कौन है? उस पुरानी फैक्ट्री के आसपास और सड़कों पर पुलिस के कुत्ते भी दौड़ाए गए, लेकिन हर बार वह कुछ दूर जाकर लौट आते थे। इसका मतलब यही था कि हत्यारे किसी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग गए होंगे, ऐसा पुलिस अंदाजा लगा रही थी। मरने वाले शख्स की जेब से एक पर्स मिला, जिससे यही पता चल पाया कि उस नौजवान का नाम अतुल्य था और वह पास के ही एक गांव का रहने वाला था। उसके आइडेंटिटी कार्ड से पता चला कि वह एक कंपनी में नौकरी करता था और शायद छुट्टी में अपने गांव आ रहा था और रास्ते में ही उसके साथ ये वारदात हो गई। जांच पड़ताल के लिए पुलिस जब उसके गांव पहुंची तो पता चला कि अतुल्य अपने बूढ़े माँ बाप का इकलौता बेटा था। बेटे की मौत की खबर सुनकर उसकी माँ तो खड़े खड़े ही बेहोश होकर गिर पड़ी और पिता जहां खड़े थे वहीं जड़ गए। पुलिस की गाड़ी देखकर गांव के बहुत से लोग भी वहां जुट हो गए और ये सुनकर बहुत हैरान रह गए। दूसरी तरफ पुलिस के बहुत पूछने पर अतुल्य के पिता फफक कर रोते हुए बताने लगे, हमारा बेटा एक कंपनी में नौकरी करता था। आज वह गांव आने वाला था क्योंकि आज उसका जन्मदिन था और हम बड़ी ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। वह तो बहुत सीधा सरल लड़का था, कभी किसी से मुंह उठाकर बात भी नहीं करता था। फिर कौन उसका दुश्मन हो सकता है और क्यों मारा हमारे बेटे को? बूढ़े माँ बाप को रोते बिलखते देख इंस्पेक्टर माधव भी भावुक हो गए। अतुल्य के माँ बाप को हिम्मत बंधाकर पुलिस ये बोलकर वहां से चली गई कि जल्द ही हत्यारों को उनके गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। पुलिस हर तरह से जांच करके थक गई, पर उन हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा था कि पूरी साजिश के तहत लड़के की हत्या की गई थी। हत्यारे पूरी तैयारी के साथ आए थे। इस हत्या की वजह से पुलिस की रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया था। ऊपर से दबाव आ रहा था। पुलिस अब निराश हो चली थी,
लग रहा था कि अब ये केस कभी सुलझेगा ही नहीं। तभी एक दिन पुलिस स्टेशन में दौड़ती हाफती एक लड़की दाखिल हुई और कहने लगी कि इस हत्या के बारे में उसे पता है। वह जानती है कि अतुल्य की हत्या किसने की है। 23 से 24 साल की वह दुबली पतली लड़की बहुत ही डरी हुई थी। वह अपने दुपट्टे से बार बार अपना मुंह पोंछ रही थी और पीछे मुड़ मुड़ कर देख भी रही थी कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। घबराहट के मारे उस लड़के के मुंह से ठीक तरह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, चेहरा पीला पड़ गया था, होठ काले पड़ गए थे और आंखें सूजी हुई थी। लड़के को घबराया हुआ देखकर इंस्पेक्टर माधव ने हवलदार को इशारा किया कि दरवाजे पर 2 और बंदूकधारी तैनात कर दो ताकि इस लड़की का डर थोड़ा कम हो जाए। जब वह लड़की थोड़ा शांत हुई और लगा कि यहाँ उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, तो वह बताने लगी, इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम अमृता है और वह दोनों हत्यारे मेरे भाई हैं। उन्होंने ही मेरे अतुल्य की हत्या की है। ये बोलकर वह फूट फूट कर रोने लगी। इंस्पेक्टर माधव को अमृता की बात से ये समझने में देर नहीं लगी कि ये मामला जरूर इश्क मोहब्बत का है, लेकिन वे उस लड़के के मुंह से सारी कहानी सुनना चाहते थे। अपने आंसू पोंछकर अमृता बताने लगी कि वह और अतुल्य एक दूसरे से प्यार करते थे और जल्द ही दोनों अपने रिश्ते के बारे में परिवार वालों को बताने वाली थी कि ये सब हो गया। अपने और अतुल्य के बारे में बताते हुए अमृता अतीत की यादों में खोती चली गई। अमृता उस गांव के ठाकुर की बेटी थी और अतुल्य एक कुमार परिवार का बेटा था, लेकिन कुमार का काम उसके दादा परदादा किया करते थे। अतुल्य के पिताजी तो एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अतुल्य ने शहर जाकर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया और इधर अमृता के घर वाले उसे गांव के ही कॉलेज में दाखिला दिलवाने लगे, मगर वह जिद करने लगी कि उसे शहर के कॉलेज में जाकर पढ़ाई करनी है। थोड़े आनाकानी के बाद अमृता के घर वाले उसे शहर भेजने को राजी हो गए। अमृता का दाखिला भी उसी कॉलेज में करवा दिया गया जिसमें अतुल्य पढ़ रहा था। अमृता की बड़ी भाभी रुक्मणी, जो उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी, उसने अपने हाथों से उसके लिए सब कुछ पैक किया और उसे समझाया कि वह शहर में अपना ख्याल रखे और कोई भी बात हो तो उन्हें फोन जरूर कर दे। एक ही शहर में रहने और एक ही कॉलेज में पढ़ने के चलते अमृता और अतुल्य की नजदीकियां और बढ़ती चली गई। कॉलेज के बाद अक्सर वह दोनों कहीं एकांत जगह पर बैठकर अपने भविष्य के सपने बुनते। इस शहर में दोनों के लिए एक अच्छी बात ये थी कि यहाँ उन्हें कोई पहचानने वाला नहीं था, वरना गांव में तो डर लगा रहता था कि जाने कब कौन देख ले और बात का बतंगड़ बनाकर उनके परिवार को सुनाए और फिर उनका एक दूसरे को देखना तक मुहाल हो जाए। इसीलिए तो वे दोनों बच बच कर किसी तरह उस पुरानी फैक्ट्री में मिला करते थे जहां लोगों का आना जाना ना के बराबर होता था। लेकिन अब शहर में वह दोनों आजाद पंछी की तरह जहां मन हो वहां उड़ते फिरते रहते थे, हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते एक दूसरे की बाहों में। कैसे 3 साल बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन अब कॉलेज पूरा होने के 1 साल के बाद अमृता के घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगे और इधर अतुल्य की माँ भी बहू लाने के सपने देखने लगी थी। उन दोनों ने इतने सालों तक ये बात इसीलिए अपने परिवार वालों से छिपा कर रखी थी कि सही समय आने पर दोनों बता देंगे। वैसे भी अतुल्य की सबसे छोटी बहन की अगले महीने शादी तय हुई थी। शादी में तो जाना ही था। सोचा उसी समय वह अपने और अमृता के रिश्ते के बारे में सब बता देगा। इधर अमृता को यकीन था कि उसके परिवार वाले उसकी खुशियों के आड़े कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वह अपने परिवार में सबकी लाडली जो थी। आज तक ऐसा नहीं हुआ जो उसकी कोई भी जिद पूरी ना की गई हो। अमृता के दोनों भाई उसे अपने हथेलियों पर और पिता सिर पर बिठा कर रखते थे। घर में उसे इसीलिए सब इतना प्यार करते थे क्योंकि उनके घर में 3 पुश्तों के बाद बेटी पैदा हुई थी।
अमृता के पिताजी गांव के जमींदार तो थे ही, वह लोगों को सूद पर पैसा भी दिया करते थे। गांव भर के लोग जरूरत के समय उनके पास सूद पर पैसे लेने आते थे, लेकिन उनका एक उसूल था कि चाहे जितने पैसे ले जाओ, लेकिन अगर तय समय पर पैसे नहीं लौटा पाए तो उनकी खैर नहीं। पैसों के बदले वह मजबूर लोगों की जमीन, यहाँ तक कि घर, गाय भैंस तक अपने कब्जे में ले लेते थे और तब तक वापस नहीं देते जब तक उनके पूरे पैसे मिल नहीं जाते। लेकिन लेकिन अतुल्य के पिता इन लोगों से दूरी बनाकर रखने में ही अपनी भलाई समझते थे। वे जानते थे कि कोयले से ना दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी अच्छी। ऊपर से घर में चार चार जवान बेटियां हैं, इसीलिए वह गांव के किसी भी मसले से दूर ही रहते थे। अमृता अपनी यादों से बाहर निकल आई। अपने प्यार भरे दिन याद करके वह मुस्कुराई, लेकिन फिर एकदम से फफक पड़ी और कहने लगी, इंस्पेक्टर साहब, मेरे जालिम भाइयों ने उसे मार डाला। इंस्पेक्टर माधव ने उठकर उसे चुप करवाते हुए पानी पीने को दिया तो वह जरा सामान्य हो गई। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिन पिता और भाइयों ने उसे इतना प्यार दिया, उन्होंने ही उसकी खुशियों का कत्ल कर दिया। बड़े जाति का घमंड और पैसे के गुमान में भी ये सब भूल गए कि अतुल्य भी किसी का प्यार था, किसी का बेटा था। अपने बहते आंसू पोंछकर अमृता फिर बताने लगी कि पढ़ाई लिखाई में तो उसका मन कभी लगा ही नहीं, लेकिन अपने प्यार की खातिर उसने शहर के कॉलेज में दाखिले की जिद की थी ताकि अतुल्य के और करीब रह सके। अमृता की सखियों ने उससे कहा भी था कि वह लड़का कुमार है, लेकिन अतुल्य के कुमार होने का मतलब अमृता ठीक से समझ नहीं पाई थी। जब तक उसे कुमार जाति का ठीक से मतलब समझ आता, तब तक उसका दिल उसके हाथ से निकलकर अतुल्य का हो चुका था। कई बार अतुल्य ने कहा भी था कि उनका मिलन होना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वह एक ठाकुर परिवार की बेटी है और वे कुमार का बेटा। दोनों परिवार के बीच जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अमृता का कहना था कि प्यार का कोई धर्म, जाति, मजहब नहीं होता। प्यार का तो एक ही जाति धर्म है और वह है प्यार। अब अंजाम चाहे कुछ भी हो, वह पीछे नहीं हटेगी। उस दिन कॉलेज में इम्तिहान का आखिरी पर्चा देने के बाद वह दोनों अकेले में कुछ समय बिताना चाहते थे। वह तारों से भरी चांदनी रात में दीन दुनिया से बेखबर एक दूसरे में खोए हुए थे, लेकिन कब और कैसे दोनों का मर्यादा का बांध तोड़कर तन मन से एक हो गए, उन्हें पता ही नहीं चल पाया। उनके बीच की अब सारी दूरियां खत्म हो चुकी थी। कुछ दिन बाद अमृता का भाई उसे आकर ले गया। अतुल्य उसी शहर में नौकरी की तलाश करने लगा। एक दिन फोन पर अतुल्य ने बताया कि कंपनी में उसकी नौकरी लग गई है। उतनी अच्छी तो नहीं है, पर ठीक है। ये सुनकर अमृता खुश तो हुई, पर वह चाहती थी कि और एक दो जगह उसे नौकरी की तलाश करनी चाहिए थी। इतनी हड़बड़ी करने की क्या जरूरत थी? अमृता को लगा था कि अगर अतुल्य की किसी बड़ी कंपनी में नौकरी लग जाती तो वह उसके बारे में अपने परिवार को बता सकती थी। लेकिन अतुल्य को नौकरी की सख्त जरूरत थी। वजह उसके पिताजी की तबीयत अब ठीक नहीं रहने लगी थी। सारे रखे धरे पैसे तो छोटी बहन की शादी में लग गए। इसीलिए अतुल्य चाहता था कि कहीं भी नौकरी लग जाए, वह मना नहीं करेगा, फिर बाद में और अच्छी नौकरी तलाशता रहेगा। अतुल्य नौकरी करने के साथ साथ आईपीएस की तैयारी भी कर रहा था। ये बात उसने अमृता को भी बताई थी। अतुल्य से विदा लेते समय अमृता ने उसे विश्वास दिलाया था कि वह अपने परिवार से इस रिश्ते के बारे में बात कर लेगी। उसने कई बार कोशिश भी की, पर उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ पाई थी मुंह खोलने की। तभी एक दिन अमृता अपनी भाभी को अपने और अतुल्य के बारे में सब बताने ही वाली थी कि तभी तड़ाक की आवाज से चौंक पड़ी। देखा तो बड़े भैया रघुवीर गरजते हुए बाबे पर थप्पड़ मारते हुए बोल रहे थे, अगर दोबारा मुंह से ऐसी बात निकाली तो जबान खींच ली जाएगी। हमारे घर की लड़कियां कभी प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ती, बल्कि वह वहीं चुपचाप ब्याह कर लेती है जहां परिवार वाले चाहते हैं। भैया का गुस्सा देखकर अमृता सहम उठी थी, इसीलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा।
रघुवीर अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ बहुत ही गंदा बर्ताव करता था, मगर वह इसीलिए सब सहन कर लेती थी क्योंकि इसके सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। रुक्मणी को गांव में सब बांझ समझते थे क्योंकि शादी के 8 साल बाद भी वह मां नहीं बन पाई थी, मगर उसे पता था कि उसमें कोई कमी नहीं है। शक तो उसे रघुवीर पर था कि शायद उसमें कोई कमी हो। इसीलिए एक दिन दबे मुंह उसने उससे शहर जाकर डॉक्टर से जांच करवाने की बस गुजारिश की थी। इसी बात पर रघुवीर ने उसे इतना मारा था कि बेचारी कई दिनों तक बिछावन पर से उठ नहीं पाई थी। अमृता के पास पहले तो शहर जाकर पढ़ाई करने का बहाना था, पर अब अमृता शादी न करने का क्या बहाना बनाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वे शादी के लिए मना करे, कैसे कहे कि वह किसी और से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। एक दिन अचानक अमृता की तबीयत खराब हो गई। पिछले 2-3 दिन से उसकी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी। खाना खाना तो दूर, देखने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन घर वालों ने उसे जबरदस्ती खाना खिलाया। तभी अमृता अपने कमरे की तरफ भागी और रुक्मणी हैरान से उसे देखती रह गई। मर्द भले ही ना समझ पाए, पर एक औरत को समझते देर नहीं लगती और रुक्मणी ने भांप लिया था कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो ये बात पहले से पता ही थी। छोटे भाभी को ऐसा ही होता था। जब रुद्र पैदा होने वाला था तब उन्हें भी तो कुछ खाने का मन नहीं होता था, तबीयत खराब रहती थी, उल्टे होने का एहसास रहता था। अब ठीक अमृता को भी वैसा ही लग रहा है। इसका मतलब वह पेट से थी। अपने भीतर वे एक हलचल सी महसूस करने लगी थी। अपने अजन्मे बच्चे के बारे में जानकर अतुल्य तो खुशी से बावला हो गया और कहने लगा कि वह जल्द ही वहां आ रहा है और हाथ जोड़कर वह उसके भाइयों से उसका हाथ मांगेगा, जिसे उन्हें देना ही पड़ेगा। अमृता अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचकर ही खुश हुए जा रही थी, लेकिन उसने कितने बड़े तूफान को न्योता दिया था उसे पता नहीं था। रुक्मणी के पूछने पर अमृता ने उसे सब सच सच बता दिया और कहने लगी, मैं और अतुल्य एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। फिर रघुवीर को अचानक अपने सामने खड़ा देख रुक्मणी और अमृता का तो जैसे खून सूख गया। अमृता अभी कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही उसके बालों को पकड़कर घसीटता हुआ बाहर आंगन में ले जाया गया। तब तक घर के बाकी लोग भी वहां पहुंच चुके थे। सच जानने के बाद सबकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। रुक्मणी दौड़कर रघुवीर के पास गई तो उसने उसे जोर से धक्का दे दिया। भाई का ये रूप देखकर अमृता कुछ पल के लिए अंदर तक कांप उठी थी, मगर अमृता में वही गर्म खून था। वह कहने लगी, मैं हरगिज किसी और से ब्याह नहीं करूंगी, शादी तो मैं अपने अतुल्य से ही करूंगी। अमृता का ये कहना ही था कि घर के दूसरे लोगों ने उस पर लात घूसों की ऐसी बारिश कर दी कि वह बेदम होकर जमीन पर लौट गई। वह तो रुक्मणी बीच में आ गई, नहीं तो आज उसकी जान ले ली जाती। अमृता के दोनों भाई आज किस्से को खत्म कर देना चाहते थे। दोनों भाइयों को धारदार चाकू लेकर भागते देख अमृता उनके पीछे भागी, मगर घर के लोगों ने उसे कमरे में बंद कर दिया। और तो और गांव की दाई को बुलवाकर उसके बच्चे को गिरवा दिया गया। मोटी रकम लेकर दाई भी ये वादा करके चली गई कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगी। वह लोग नहीं चाहते थे कि गांव के लोगों को इस बात की भनक भी लगे। अगर ऐसा हुआ तो पूरे गांव में उनकी थू-थू हो जाएगी। अमृता की दर्दनाक कहानी सुनकर इंस्पेक्टर माधव के साथ वहां खड़े बाकी लोग की रूह कांप उठी थी कि कोई इंसान इतना जालिम कैसे हो सकता है कि अपनी बहन बेटी की खुशियां नोच डाले। मगर ये सब सच था, लेकिन तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? तुम्हें तो कमरे में बंद करके पहरा बिठा दिया गया था। इंस्पेक्टर माधव के पूछने पर अमृता बताने लगी कि जब उसे पता चला कि दोनों भाइयों ने अतुल्य को खत्म कर दिया तो वह चीख उठी थी। लगा जैसे अब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो उसके जीने का मतलब क्या रह जाएगा। वह मर जाना चाहती थी। वह पंखे से झूलने ही जा रही थी कि तभी उसकी भाभी रुक्मणी वहां पहुंच गई। और उस वक्त रुक्मणी का रूप कुछ अलग ही था। भाभी का ऐसा रूप देखकर एक पल के लिए तो अमृता भी सिहर उठी।
लेकिन फिर रुक्मणी कहने लगी, जब किसी से प्यार छिन जाए तो उसे कितना दर्द होता है, ये वह भुगत चुकी है। मैं भी किसी से प्यार करती थी, हम दोनों शादी करने वाले थे, परिवार भी राजी था, मगर अय्याश रघुवीर की नजर जाने कब और कैसे मुझ पर पड़ गई। वह हर हाल में मुझे अपना बना लेना चाहता था। उसने मेरे माँ बाप को धमकी दी कि अगर उसकी शादी रुक्मणी से नहीं हुई तो वह किसी को नहीं छोड़ेगा। अमृता के घर वालों को जब पता चला कि वह उनकी कैद से भाग गई है, तो पुलिस के डर से वह लोग भी घर छोड़कर भाग गए। लेकिन कहाँ ये रुक्मणी को भी नहीं पता था, क्योंकि अब वह अपने पिता के घर चली गई थी। इंस्पेक्टर माधव को पता था कि अब उसके भाई अमृता को छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए उन्होंने उसे महिला संरक्षण गृह में रखवा दिया और गुनहगारों की खोज में लग गए। पर पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली, तो अमृता ने बताया कि अगर एक पकड़ा जाए तो अपने आप सब मिल जाएंगे, और वह जानती है कि उसका भाई रघुवीर कहाँ हो सकता है। पास के एक गांव में ही एक औरत रहती है, लालबाई। उसके घर में भाइयों का डेरा होता है, और ऐसा ही हुआ। रघुवीर के पकड़ में आते ही बाकी सब लोग भी धीरे धीरे पुलिस की गिरफ्त में आ गए। जब कोर्ट में उनसे पूछा गया कि क्यों उन्होंने अतुल्य की हत्या की, उस पर रघुवीर ने आंखें लाल करके कहा, एक गांव में लड़का लड़की बहन भाई होते हैं जिनमें शादी नहीं हो सकती, और वैसे भी वह निचली जाति का लड़का था, कहीं से भी उनकी बराबरी का नहीं था। ऐसे लोगों की हत्या कर देना बिल्कुल ठीक है। में अमृता ने उन सब के खिलाफ गवाही दी और कहा कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उनके प्यार की हत्या नहीं की, बल्कि उसके बच्चे के खून से हाथ भी रंगे हैं। उस दाई ने भी कोर्ट में आकर उनके खिलाफ गवाही दी। नतीजतन अमृता के दोनों भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और बाकी सभी लोगों को भी सजा हुई। अमृता के पास जीने का कोई मकसद नहीं रह गया था। वह एक पुल से नदी में छलांग लगाने वाली थी कि पीछे से इंस्पेक्टर माधव ने उसका हाथ खींच लिया और कहने लगे, क्या तुम नहीं चाहती कि ऑनर किलिंग के नाम पर दुनिया में जो अपराध हो रहे हैं उन्हें रोका जाना चाहिए। इस वक्त अमृता माधव के कंधे पर सिर रखकर जी भर के रोने लगी और माधव ने भी उसे रोने दिया ताकि उसके मन का सारा दुख आंसू के रास्ते बह जाए। उन दोनों ने एक साथ प्रण लिया कि वे सामाजिक बुराई के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।